नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। राजनीति आदमी को कितना बेपर्दा कर देती है। राजनीति आदमी की शक्ल कितनी बदल देती है। राजनीति आदमी की ज़रूरतें चाहतें कितनी बदल देती है। राजनीति आदमी के रास्ते कितने बदल देती है। यह छोटे छोटे ढेर सारे उदाहरणों से आप समझ सकते हैं, पर हाल फिलहाल एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण इससे जुड़ा हुआ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ा हुआ है। कल तक वो कहा करते थे कि आदमियों की आंखों में पर्दे होने चाहिए और औरतों को बुर्का नशीन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री हैं तो ठीक उलट बातें कर रहे हैं। वो ये कहने लगे हैं कि महिलाओं के हल्के परिधान से बलात्कारी प्रवृत्ति को बल मिलता है, सेक्स करने के लोभ को संवरण करने की इच्छा शक्ति क्षीण हो जाती है। दिल्ली को रेप कैपिटल करार देते हुए पाकिस्तानी वजीर आजम ने पर्दा की वापसी को आवश्यक बताया, इस्लाम में बुर्का का नियम मुफीद बताया। फिर पाकिस्तान तो दारुल इस्लाम है, भारत जैसा दारुल हर्ब यानी शत्रु भूमि तो है नहीं। अपने पूर्व पति की इस राय पर टिप्पणी करते हुए इमरान खान की पहली अंग्रेज बीबी जेमिमा गोल्ड स्मिथ ने खेद जताया कि इमरान अब तालिबानी होते जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पहले इमरान की तय मान्यता थी कि बजाय बुर्के के पुरुषों की आंखों पर पर्दा डाल देना चाहिए, अर्थात पाकिस्तान में बुर्का लौटने वाला है। भारत के सेकुलरिस्टों का इस पर क्या कहना है। इस इस्लामी रिवायत का विरोध का अर्थ है मुस्लिम वोट कट जाएंगे। कांग्रेसियों और सोशलिस्टों को खासकर हिचक होगी। सोशलिस्टों को उनके प्रणेता राम मनोहर लोहिया की बात स्मरण कराई जाए। लोहिया घूंघट और बुर्का प्रथा को पुरुष दास्ता का प्रतीक मानते थे। भारतीय पति को पाजी कहते थे, जो अपनी संगनी को पीटता है, दबाए रखता है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जब बुर्का पहने कोई स्त्री दिखती है तो तबीयत करती है कुछ करें। नर नारी की गैर बराबरी खत्म करना उनकी सप्त क्रांति के सोपान पर प्राथमिक तौर पर थी। इमाम बुखारी सरीखे दकियानकुसों ने महिला अधिकारों की योद्धा शबाना आजमी को नाचने गाने वाले की संज्ञा दी थी। शबाना बुर्का नहीं पहनती। इस मसले पर उनके पति जावेद अख्तर ने दोहरा रुख अपनाया। वे चाहते कि घूंघट और बुर्का दोनों पर एक साथ पाबंदी हो। याद है, सदियों पूर्व रजिया सुल्तान ने बुर्का उतार करके शमशीर उठा लिया था। आखिर कौन है वे लोग जो महिलाओं को ढके रहना चाहते हैं? उनके तर्क क्या हैं? मजहबी और सकाफती पहचान के लिए उनकी अवधारणा है कि बुर्का आवश्यक है। उनका दावा है कि चेहरा खुला न रहे तो कोई हानि भी नहीं होगी, दिमाग खुला रहना चाहिए। फिर तर्क पेश आया कि बुर्का इस्लामी अस्मिता का प्रतीक भी है, मगर इस्लाम का सर्वग्राही सिद्धांत है ला इक्विफिदी, अर्थात मजहब किसी जबरन बात की इजाज़त नहीं देता, तो बुर्का पहनने का फतवा क्यों जारी किया जाए। अभी हाल में एक धर्म केंद्र ने फतवा दे डाला कि कार्यालयों में पुरुष की उपस्थिति में कामकाजी महिलाएं चेहरा ढकें, अर्थात बुर्का पहनें। क्या ऐसा वातावरण उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगा? अगर इस फतवे को मुस्लिम महिला मानती हैं तो उनका प्रबंधक नोटिस दे सकता है कि वे घर से निकलने की जहमत न करें। ऐसे प्रगति विरोधी फतवों का सामुदायिक प्रतिकार होना चाहिए, विरोध में अभियान चलाना चाहिए। यदि फिल वक्त मान लें कि पुरातनपंथी, सनातनी, प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिक हिंदू बहुसंख्यक द्वारा बुर्का विरोध अपनी मुसलमान विरोधी सोच के कारण होता है, तो विश्व के इस्लामी राष्ट्रों का उदाहरण देख लें जहां पर्दा लाजमी नहीं है। संसार का एकमात्र राष्ट्र जो इस्लाम के आधार पर स्थापित हुआ, पाकिस्तान को ही देखें। टीवी पर, संसद में, कराची और इस्लामाबाद के बाजारों में बेपर्दा महिलाएं दिखती हैं। सीरिया ने तो हाल में विद्यालयों में बुर्का पर कानूनी पाबंदी लगा दिया है। इस इस्लामी सीरिया के शिक्षा मंत्री धाइत बरकत ने कहा कि निकाब हमारे नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। सीरिया बात सोशलिस्ट गणराज्य है जहां बुर्का कब नजर आता है। काहिरा के मशहूर इस्लामी शिक्षा केंद्र अल अजहर में काफ़ी देखने ढूंढने के बाद भी बुर्का एक आवश्यक पोशाक के रूप में दिख नहीं सकता है। इस्लामी ब्रदरहुड सरीखे अतिवादियों की धमकी के बावजूद राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक ने बुर्का को अनिवार्य पोशाक नहीं बनाया था। प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वान सैयद तंतावी ने निकाब को अनावश्यक बताया। उन्होंने कहा इस्लामी नहीं है। दो प्राचीन इस्लामी राष्ट्रों का उल्लेख यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। अफ्रीकी गणराज्य ट्यूनीशिया ने बुर्का, निकाब, हिजब और तमाम मजहबी चिन्हों पर प्रतिबंध लगाया है, जो इस समाजवादी सेकुलर गणराज्य को मजहबी बना देते हैं। अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया आदर्श राष्ट्र हैं जहां 90% मुस्लिम आबादी है। जब फ्रांसीसी कैथोलिक ईसाई साम्राज्यवाद के विरुद्ध यहाँ की जनता स्वतंत्रता संघर्ष कर रही थी, तो उनके राष्ट्रनायक अहमद बिन बिल्ला, यूसुफ बिन खिड्डा आदि का सपना था कि शोषित राष्ट्र में स्वाधीनता के बाद विकास की, न कि दकियानुकूस राजनीति चलेगी। ऐसा ही हुआ, उन्होंने ऐसा ही किया। धर्म प्रधान शिया बहुल ईरान भी जब राजशाह पहलवी के शासन में था तो महिलाओं को परिधान की पूरी स्वतंत्रता थी, मगर जब आयतुल्ला रुहल्ला खिमेनी ने खूनी क्रांति कर इस्लामी गणराज्य बना लिया तो
औरत गुलाम से बदतर हो गई। कभी मुहावरा होता था कि पर्शियन ब्यूटी को देखकर चाँद भी ईर्ष्या करता था, और बुर्का पहनने के बाद इस मुहावरे का मतलब ही खत्म हो गया। लेकिन सेकुलर भारत में इस बुर्के पर बहस से एक अनावश्यक, अप्रासंगिक और विभाजक माहौल पैदा हो गया है। मुस्लिम महिलाएं भी उठ नहीं रही हैं यह कहने के लिए वह मुल्लाओं की जागीर नहीं है, जो फतवा चाहे उस पर थोप दिया जाए वो उसे मानने को तैयार नहीं है। मगर शिकायत होती है शायरों से, दानिश्वरों से कि उनमें जुनून क्यों नहीं जगा बुर्का के विरोध में। अगर बुर्का रहेगा तो नागिन से गेसू, चाँद सा चेहरा, क़यामती होंठ और गुलाबी आरिज शब्द के अंदर ही रह जाएंगे। शायरी, कविताएं शुष्क रह जाएंगी काले बुर्के के मानिंद। इसलिए ज़रूरी है कि बुर्के को उतना ही महत्व दिया जाए जितना ज़रूरी हो। इसलिए बुर्का परिधान के तौर पर सिर्फ वहीं ज़रूरी होना चाहिए जहां उसकी बहुत ज़रूरत हो। बुर्के को अगर हम धर्म का प्रतीक मानते हैं तो लगता है कि हम बहुत सदी पीछे जी रहे हैं। हमें अब 21वीं सदी में जीना होगा। बुर्का धर्म का प्रतीक अगर इस्लामी राष्ट्रों में नहीं है तो भारत में कैसे हो सकता है? यही नहीं, आखिर बुर्का पहनने की पाबंदी क्यों होनी चाहिए? वस्त्र की पाबंदी क्यों किसी पर भी होनी चाहिए तब जबकि कपड़े आदमी के मानसिक विकास न केवल तय करते हैं बल्कि उसकी मानसिकता को बताते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ संतों को ढीले कपड़े पहनाए गए हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ सैनिकों को टाइट कपड़े पहनाए गए हैं। यानी वस्त्र का एक अपना मनोविज्ञान होता है, वस्त्र का एक अपना समाजशास्त्र होता है, और इस समाजशास्त्र मनोविज्ञान को तोड़ने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।